ओके, थैंक यू वेरी मच। सभी को पल घड़ी में बहुत-बहुत धन्यवाद और तहे दिल से आपका स्वागत है। काफ़ी दिन के बाद आपको एक नए तजुर्बे के साथ और एक नई स्फूर्ति और नई शक्ति के साथ में फिर एक इंग्लिश की क्लास में शुरू करने के लिए जा रहा हूँ और इससे पहले कई बाधाओं के साथ मैं आपसे रूबरू नहीं हो पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जो मैंने आपसे वादा किया है, उसे अवश्य निभाऊँगा और उस वादे के साथ में एक नए टॉपिक के साथ फिर मैं जुड़ा हूँ और उस टॉपिक में जैसा कि आप देख भी रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वास्तव में अगर देखा जाए इंग्लिश की एक पूरी श्रृंखला में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का इतना ज़्यादा महत्व है कि अगर उसका जितना भी बखान किया जाए, जितनी भी उसकी बात की जाए, जितनी भी चर्चा की जाए, वो कम नहीं होती है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्या आवश्यकता थी इंग्लिश के अंतर्गत? तो हमें अपने विद्यार्थियों से इस बात को सबसे पहले ये बात के बारे में बताना है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है? वो ज़रूरत और फिर ये सब्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है, क्या इसका भी कोई तरीका है जिस तरीके से हम लोग इन सारी चीज़ों को सीख लेते हैं, जान लेते हैं? तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक बहुत बड़ी चर्चा होगी और जो सबसे पहले हम वे क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे, जो क्वेश्चन आपको पहले 4 से 6 परीक्षाओं में दिए गए हैं और मैं इस श्रृंखला में कम से कम 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की पूरी चोट पर चर्चा करूंगा और पूरा उसका स्टडी कराऊंगा और बहुत आसान तरीके से आपको उन्हें याद कराने का एक तरीका जो तरीका बना मतलब ट्रिक, वो भी आपको समझाता चलूंगा। प्रत्येक शब्द का जो अर्थ है वो कैसे लंबे समय तक मेरे दिमाग में रहे, उसे भी मैं बताऊंगा। और इतना जरूर याद रहे कि जब भी कोई चीज पढ़ो इंग्लिश के अंतर्गत, तो अपने साथ में एक कलम कापी का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम देखते रहते हैं कि बार बार वीडियो खोलते हैं, कोई चीज भूल जाते हैं, लेकिन जब कोई कापी पर कोई चीज लिखी होती है तो बार बार ऐसी हमारे पास नौबत समस्या, कभी कभी पढ़ते पढ़ते हम सो गए और कुछ झपकी ली, फिर नींद खुल गई, फिर दिमाग में आया कि यार मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट याद कर रहा था, उसका अर्थ में भूल गया। अब पूरा वीडियो फिर खोलेंगे और फिर वो दिमाग लगाएंगे, अगर किसी कापी पे लिखा हुआ है तो फट से गए और देख लिया और बस फिर हैप्पी मूड में हो गए और फिर मेमोराइज हो गया। तो इस तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के विषय में सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, तो इसका जैसा कि पहले अर्थ से ही तो प्रकट हो रहा है, ये खुद ही टाइटल बता रहा है अपना कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो कहता है हिंदी में कह दें कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब वर्ड, ये यही वन वर्ड है, यही वन वर्ड लिखा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब बात आती है कि इसकी क्या उपयोगिता है, इसका क्या महत्व है, क्या जरूरत है। चलो मैं उपयोगिता और महत्व को आपकी परीक्षा के लिए मैं इस चीज को और जोड़ रहा हूँ। घबराइए नहीं, परेशान नहीं है कि इस चीज को बड़ा धैर्य से सीखिए। जब भी मैंने जितनी भी क्लासें पढ़ाई अंग्रेजी की, तो आपने देखा होगा कि मैंने अपने पढ़ा धैर्य से। आप हम उससे इतने दूर हो, भले ही हम आपको देख पा रहे हो, लेकिन मैं आपके मस्तिष्क को और आपकी आत्मा को दोनों को देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक किसी समय एक स्टूडेंट था और गुरुजी बताया करते थे कि एक पढ़ाने वाला टीचर जो होता है वो अपने मस्तिष्क को जो नहीं दिखते हैं उनके भी मस्तिष्क को देख सकता है और उनको परख सकता है। यही एक टीचर में एक आइडियोलॉजी होती है। तो मैं अपनी पूरी आइडियोलॉजी के साथ में आपको बता रहा हूँ तो कहाँ पे उपयोगिता है। तो कहने का मतलब है कि इसकी उपयोगिता सबसे पहले देख लें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3, यही मैं आपको तीनों बातें पहले से बता दूं कि क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहले आती है बात की, जब हम कहीं अपनी स्पीच, तो कहता है बोलने में सबसे ज्यादा जो है हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की होता हो कि हमें ज्यादा शब्द नहीं, किसी चीज की व्याख्या करना, एक्सप्लेन करने वाले शब्दों की जहां पर जरूरत ना पड़े वहां पर हम अपना एक शब्द का प्रयोग कर दें तो ये मेरा स्पीच बन जाता है। तो बोल चाल की भाषा में हम ये कह दें कि भैया मैंने अपना घर छोड़ दिया, तो अपना तो कहते हैं कि वी हैव, कहता है लेफ्ट अवर हाउस। अब हम इतना शब्द ना कह करके
हमने केवल अपने शब्द का प्रयोग कर दिया, अबेंडन कर दिया। तो ये कई शब्दों का जहां पर प्रयोग कर रहे थे, वहीं पर अपनी भाषा में अपने शब्दों को व्यक्त करने के लिए मैंने एक शब्द का प्रयोग कर दिया। बस तो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग होता है बोलचाल में, अपनी स्पीच में, स्पीकिंग में, कन्वर्सेशन में, स्पीकिंग, SPEA और KING, स्पीकिंग में। ये कहता है कन्वर्सेशन में, SATI, कन्वर्सेशन में। ऐसे इस तरीके से स्पीच में, अपनी स्पीकिंग में, कन्वर्सेशन में इस चीज का बहुत प्रयोग होता है। तो पहली बात ये मैंने बता दी। कहता दूसरा भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्या उपयोग? हाँ, इसका भी एक जगह और बहुत अच्छा उपयोग है। कहाँ? कहता है कि जो हमें करेक्ट, CORRECT, करेक्ट स्पेलिंग, SPELLING, करेक्ट स्पेलिंग। जब कहता है परीक्षा MTS में, लोअर CGL में और CHSL में जो हमारी परीक्षा होती हैं, रेलवे की भी जो ग्रुप की परीक्षा इंग्लिश में आती हैं, कभी हमने देखा आर्मी की जो क्लर्क ग्रेड की परीक्षा आती, तो कई परीक्षा में देखा है कि कई ऑप्शन में दिया होता है और कहता है कि पिक आउट या सेलेक्ट, कहता है करेक्ट स्पेलिंग। तो जहां पर शुद्ध बर्तनी वाला शब्द चुनना होता है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ही शब्दों का सबसे अच्छा चुनाव होता है, क्योंकि यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं बहुत ही अहम होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन शब्दों का प्रयोग ही करेक्ट स्पेलिंग, मतलब शुद्ध बर्तनी। अगर हिंदी देखें तो हम ये क्या लिखते हैं? शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी में शब्दों का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। तो एक तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पढ़ रहे हैं शुद्ध, हमें अब शुद्ध वर्तनी का भी मुझे सही सही से उसका अध्ययन हो रहा है। कितनी अच्छी बात है। चलिए नंबर 3 कहता है और भैया कहाँ पे इसका प्रयोग होता है? हाँ, इसका भैया तीसरा प्रयोग और है, बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। कहता है कि हमने कन्वर्सेशन में प्रयोग कर लिया, करेक्ट स्पेलिंग में प्रयोग कर लिया, नंबर 3 कहाँ पे करें? कहता है कि जहां मुझे इस बात की आवश्यकता पड़े कि हमें कौन सा शब्द और किस स्थिति के लिए और कैसा बोलना है, तो जो उपयुक्त दशाएं हैं, मतलब सुटेबल कंडीशन, SUI और TABLE, सुटेबल कंडीशन, उपयुक्त शर्त, सुटेबल कंडीशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही बता पाता है कि शब्द की उपयोगिता और उसकी सही यथा स्थिति क्या है। सुटेबल कंडीशन ऑफ वर्ड, ऑफ वर्ड्स, शब्दों की उपयुक्त दशा जो है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही होती। अब हमने कहते हैं कि भाई प्रत्येक जगह हम ये बोल दें कि भाई ऐसा है वॉक माने चलना होता है, ठीक 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 है, चलना है। अगर कहते हैं घुटनों पर चलना, फिर क्या होगा? फिर कहते हैं कि भाई ऐसा करो, घुटनों पर, कहते हैं हाथों के बल चलना, क्या होगा? तो कहते हैं कई तरीके से अलग अलग। कहते हैं कि एक ऐसा होता है कि कोई भैया आग से डरता है, तो कहता है कि कोई दूसरा व्यक्ति होता है तो सांप से डरता है। तो डर तो सभी में है, लेकिन स्थितियां वेरिएबल हैं। तो प्रत्येक वेरिएबल स्थिति के लिए, अलग अलग कंडीशन के लिए हमें उपयुक्त जो शब्द का चुनाव होता है, और वो हमारा सुटेबल कंडीशंस ऑफ वर्ड, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ही होता है। इसलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चलिए मैं तो आपको ये बात बताई। चलिए आगे पेज बताते हैं कि भैया ये बताओ कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। चलिए मैं प्रकार की बातें कर रहा हूं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितने प्रकार का होता है, चलिए इसका भी बात मैं आपसे कर लूं। तो कहता है इसकी 4 स्थितियां दी जाती हैं और चारों आप बहुत कंफर्म कर लें, जब भी परीक्षा में जाएं तो ये हम सबसे पहले देख लें कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है रिलेटेड, RELAT, रिलेटेड और टू पर्सन, कहता है यही 4 प्रकार है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को 4 तरीके से अलग अलग भेदगत वर्णन किया गया है, तो 4 इसके प्रकार है। तो कहता है कोई व्यक्ति से संबंधित होगा वन वर्ड, जैसा कि एक व्यक्ति जो है पुस्तकों से प्रेम करता है, कहता है बन्हु, और कहता है लव्स द बुक्स, बन्हु लव्स द बुक, जो पुस्तकों से प्रेम करता है बोलो क्या होगा? तो व्यक्ति होगा। तो बोले बिब्लियोफाइल, मतलब पुस्तक प्रेमी, ऐसे ये व्यक्ति से संबंधित बात। तो कहते हैं कि रिलेटेड टू पर्सन, ठीक कहता है। और ठीक कहता है दूसरा, ठीक कहता है रिलेटेड, रिलेटेड टू प्लेस, PLACE, कहता है स्थानीय पर्सन माने व्यक्ति से संबंधित होता है। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है,
उसके लिए प्लेस माने स्थान, स्थान। अब कहते हैं कि भैया ये बताओ, कहता है वेयर द बर्ड्स एंड द एनिमल्स लिव, कहता है ऐसा बताओ जहाँ भैया जो पक्षी रहते हो और छोटे जीव जंतु भी रहते हैं। तो कहते हैं क्या वो मिलेगा, कहता है चिड़ियाघर मिलेगा। तो स्थानित होगा, ये प्लेस स्थान से संबंधित होती है। नंबर 3 कहता है फिर क्या होता है, हाँ पर्सन है, प्लेस है, कहता है वस्तु रिलेटेड, RELAT रिलेटेड टू थिंग, वस्तु से संबंधित। तो कहता है तीसरा जो होते हैं, कहता है तीसरा प्रकार का जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है वो आपका वस्तु से संबंधित होता है। क्योंकि जो ही वस्तु है, कहते हैं कि मैंने आपसे कोई एक बात कह दी और उसमें कहे कि ये बताओ कि कहता है ए पर्सन और द हु लाइक द मोस्ट थिंग, ऐसे बताओ जो कहता है बहुत अधिक चीजें पसंद करता है। तो बताओ बहुत अधिक चीजें जो पसंद करने वाला व्यक्ति क्या होगा, कहता है कि वो डियरेबल लवेबल होता है। तो वो थिंग जो वस्तु पसंद की जाए तो थिंग के लिए, तो थिंग के लिए वस्तु का प्रयोग ये कर देते हैं वस्तु। और चौथा प्रकार का होता है रिलेटेड, RELAT रिलेटेड और टू एक्शन, ACTION, और ये क्रिया से संबंधित होते हैं। चार प्रकार के ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं। पहला प्रकार का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहता है पर्सन से संबंधित होता है, किसी व्यक्ति से संबंधित कोई शब्द। फिर कहता है कि दूसरा कहता है प्लेस से संबंधित, तीसरा कोई वस्तु से संबंधित, चौथा एक्शन क्रिया गतिविधि स्थिति से संबंधित। तो ये चार प्रकार के भेदगत वर्णन जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का किया गया है। ठीक है, हम आपको बहुत ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि आप काफी समझदार हैं मुझे लग भी रहा है, और हम आगे क्वेश्चन की ओर ले चल रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन हमारे सामने परीक्षा में दिया जाता है। और जब भी परीक्षा देने के लिए जाएं, भले ही आप उस समय, कभी कभी होता है कि आज कल परीक्षा होनी है और फिर मैंने कहा कि कुछ अंश पढ़ने को बाकी रह गया और समय मेरे पास बचा नहीं है और 2 घंटे बाद 3 घंटे परीक्षा होनी है। तो कभी कभी देखा है कि फील्ड में बैठे बैठे लोग पढ़ते हैं, कहते गाड़ी यात्रा कर रहे हैं तब भी पढ़ रहे होते हैं, और फिर पढ़ते पढ़ते छोड़ा कि फला चैप्टर पढ़ने को लग गया, फला चैप्टर पढ़ना गया। ये आदत जो होती है कहीं ना कहीं से तुम्हें एक बहुत बड़ा फियर पैदा करती है, डाउट पैदा कर देती है। यही चीजें आपके हृदय में आकर के कहता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है। मैंने देखा है हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, अरे ये चीज रह गई, ये पढ़ नहीं पाया, ये परीक्षा में आ गया तो क्या होगा। नहीं, उस समय आप गहरे चिंतन में आप सोचो कि फला टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा, यहाँ से मैंने पढ़ा था फला टॉपिक से क्वेश्चन पढ़ा था, ये क्वेश्चन आएगा, यहाँ तक मुझे याद है। और फिर देखो कि फला टॉपिक कौन सा टॉपिक ऐसा है जहाँ से कोई क्वेश्चन मैंने पढ़ा था मुझे याद नहीं है, फिर वही चीज खोल करके देखो। बस ऐसे आप कम समय में परीक्षा के समय आपके अंदर ये जो डर है, जो आपके अंदर जो घबराहट है, ये सब दूर हो जाएगी। और परीक्षा में जब बैठे उस समय तो बिल्कुल बस जो होगा अच्छा होगा, जो करेंगे वो मैं अच्छा कर रहा हूँ, बाद बाकी तो सब हमारी मेहनत है, बाद बाकी सब हमारी अच्छी तैयारी है और मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, बस रेडी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन करता है, तो कहता है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो तो हिंट दिया गया है फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो कहता है कि शब्दों के समूह के लिए एक शब्द दिया गया है, उसके लिए उपयुक्त शब्द का चुनाव करना है आपको। तो कहता है कि द एनालिसिस ऑफ ए पर्सन, कहता है किसी भी व्यक्ति के, और क्या पर्सन कहता है हैंड राइटिंग, जो कोई ये शब्द लिखा है, किसी व्यक्ति के कहता है चरित्र को, कहता है व्यक्तित्व को केवल उसके हस्तलेखन के द्वारा, हस्तलेख के द्वारा कहता है क्या करना है, कहते है जानना है, एनालाइज विश्लेषण करना है। किसी व्यक्ति के हस्तलेख के द्वारा मतलब हैंड राइटिंग के द्वारा और उसके व्यक्तित्व का जो मूल्यांकन किया जाता है वो कहता है टू डिटरमाइन, कहता है निर्धारित किया जाता है, निश्चित किया जाता है, टू हर कहता पर्सनालिटी माने व्यक्तित्व, कहता है वो कहता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका हस्तलेख के द्वारा और उसके व्यक्तित्व का जो है विश्लेषण किया जाता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन पे जाएं, परीक्षा में जाने तो पहले जैसे पढ़ो, पहले अपने ऑप्शन देख लो। तो हम आपको पढ़ाते चले जाएंगे और बता सब चारों वक्त को हम जब बताएंगे तो आप खुद भी जान जाएंगे। ये लिखा है न्यूमिस्मैटिक्स, मतलब होता है मुद्रा का अध्ययन, स्टडी ऑफ कॉइन, इसको कहते हैं तो मुद्रा का
अध्ययन। इसका अर्थ होता है मुद्रा का अध्ययन। ये मुद्रा का अध्ययन दिया गया। अब कहते हैं ये क्या लिखा है, ग्राफोलॉजी। ये तो ग्राफोलॉजी लिखा हुआ है। तो ग्राफोलॉजी मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति कहता है जिसके हाथ लेखन, तो कहता है कि हाथ लेखन, ग्राफोलॉजी माने हाथ लेखन, ठीक। और उसके द्वारा, हाथ लेखन के द्वारा, पूरा अर्थ है ग्राफोलॉजी मतलब होता है हाथ लेख के द्वारा व्यक्ति के मानसिकता का अध्ययन। ये चीज कर ली जाती है, ये देखो चीजें गई। तो कहने का मतलब देखा गया हाथ लेखन के द्वारा आपकी राइटिंग कैसी है, मैं जान जाता हूं कि आपके अंदर कैसी क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी का गुण कौन सा आपके अंदर, ये हाथ लेखन बताता है। तो हाथ लेखन के द्वारा व्यक्ति के मानसिकता का, व्यक्ति के स्वभाव का अध्ययन, व्यक्ति के उसकी आंतरिक रचना का, जो उसकी मेंटेलिटी होती है उसका अध्ययन। तो ये अध्ययन, यही मानसिकता, यही एनालाइज कर रहा था यहाँ पे, एनालाइज हैंड राइटिंग, ये एनालिसिस। तो हाथ लेखन के द्वारा व्यक्ति की मानसिकता का अध्ययन। तो देखो एनालाइज द पर्सन, व्यक्ति के हाथ लेखन को सुनिश्चित करने के लिए उसके व्यक्तित्व का पता लगाना। तो हाथ लेखन के द्वारा ये आप जो ऑप्शन बी दिया गया, ऑप्शन। फिर लिखा हुआ है फिलोलॉजी। तो कहता है फिलोलॉजी में क्या होता है, ये होता है भाषा का अध्ययन। ये भाषा का मतलब स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ये कहता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ये भाषा का अध्ययन दिया गया है। और कैलीग्राफी, कैलीग्राफी माने होता है सुंदर एवं कलात्मक, सुंदर एवं कलात्मक लेखन कला, इसको कहते हैं सुंदर एवं कलात्मक लेखन कला। तो देखो कलात्मक, सुंदर एवं कलात्मक लेखन कला। चलिए मैं याद करा देता हूं। यहाँ एक ऑप्शन जो पहले दिया गया था निमिस्मेटिक, तो हमें मेटेरियल, निमिस्मेटिक मतलब होता है, ये आपका निमिस्मेटिक देगा, मैट्रिक ये मुद्रा का अध्ययन है। ये क्वाइंस, जो सिल्वर क्वाइंस है, गोल्ड क्वाइंस है, लेदर क्वाइंस है, जो क्वाइंस होते हैं ना, आयरन क्वाइंस है, स्टील क्वाइंस, क्वाइंस माने मुद्रा का अध्ययन, और उसके मूल्य का अध्ययन निमिस्मेटिक कहलाता है। ग्रेफोलॉजी, ग्रेफोलॉजी पहले बात तो ये समझ ले कि ये देखो देखो लॉजी शब्द लगा हुआ है, ये देखो लॉजी, ये लॉजी, ये लॉजी, ये ग्रेफी दिया गया। तो ये अध्ययन जो है सुंदर एवं कलात्मक लेखन का, तो देखो ये देखा ग्रेफोलॉजी। तो क्योंकि हमें मालूम है कि ये ग्रेफ, तो कहता है कि जब हमें कहता है कि बताओ यह ऐसा है कि जलवायु इस वर्ष का कैसा रहा है, उसका पूरा ग्राफ फिगर से बताओ। कहता है कि ऐसा है कि जो मुद्रा में बाजार में जो चढ़ाव आ रहा है, जो उतार आ रहा है, उसका ग्राफ के माध्यम बताओ। तो ये ग्रेफोलॉजी तो बना हुआ है। तो कहता है कि ये कि व्यक्ति, कहता है जिसकी व्यक्तित्व का, उसके चरित्र व्यक्तित्व का, उसके मानसिक भावना का, मानसिक भाव का जो अध्ययन कर लेता है ग्रेफ, यही ग्रेफोलॉजी का। अजी फिलोलॉजी में कुछ खाता था नहीं, तो फिलोलॉजी हम जानते हैं ये फिलो से बना हुआ है। ये फिलो, फिलो माने होता है भाषा, फिलोलॉजी माने अध्ययन ज्ञान, तो फिलोलॉजी माने भाषा का अध्ययन। कुछ खास नहीं था कि इसमें कुछ करना पड़ता। देखो फिलोलॉजी लिखा हुआ है। ये कैलिक, ये हो सकता है नया शब्द आपके साथ लिखा हो गया हो, नया हो, हाँ हो सकता है। कैलीग्राफी, ग्राफी तो ये लिखा हुआ है, कैली शब्द नया आया। तो कैली का मतलब होता है कलात्मकता। तो ये जो कहीं से हिंदी से भी कई शब्दों का जोड़ बहुत अच्छे मेल खा जाता है। कैली, हाँ कलात्मकता, काय में कलात्मकता, और यार की लेखन कला में, हाँ उसकी रचना में, हस्तकला में, संदर्भ में, लालित्य में, हाँ ठीक यही है कैलीग्राफी। गुरु जी बता रहे थे कैलीग्राफी, बहुत बढ़िया। ये देखो सही है। तो ऐसे निमित्त का हो गया, तो मैंने यहीं से लगा एनालाइज करना है। और आप एक पर्सन जो व्यक्ति, तो व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति की भावनाओं का, व्यक्ति के विचारों का, मानसिक पटल का अध्ययन किया जाता है, वो कैली ग्रेफोलॉजी होता है। ऑप्शन आपका सी हो गया।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए, तो कहता है, देखिए पढ़िए भाई दूसरा क्वेश्चन और अपना दिमाग लगाइए। हमेशा जब भी कोई चीज हमारे सामने हो और पढ़ाई जाए, तो सबसे पहले दिमाग हमारा पूरा फोकस इस चीज पर है, क्या चीज पूछा जा रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर ही ध्यान देने से हमें ऑप्शन मिल जाता है। देखो ध्यान देते हैं हम यहाँ से, बाधा के ऊपर हिंट लिखिए, आप क्वेश्चन आपसे यहाँ शुरू होता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कहता है वैज्ञानिक अध्ययन, ये लिखो था वैज्ञानिक अध्ययन, और कहता है ऑफ द स्ट्रक्चर। देखो ये रचना, ये रूप लिखा, रचना रूप आकार कहता है, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। अब कहता है स्ट्रक्चर फॉर्म का अध्ययन करना है, काहे का, एनिमल्स एंड प्लांट। कहता है कि भैया हमें वो विज्ञान चाहिए, कहता है जिसके माध्यम से हम पेड़ पौधों वनस्पतियों जीव जंतु उनके स्ट्रक्चर के साथ साथ उनके फॉर्म का भी अध्ययन कर सकें। बात ये पूछी जा रही है। ऑप्शन आपके सामने तीन ऐसे दिए गए हैं, लग रहा है कि हमारा ये होगा वो होगा ये होगा। चलिए, क्या ऑप्शन आप दे रहे हैं मुझे, लगाएं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अगर हाई स्कूल स्तर से सोचेंगे तब भी सोचे तो लग जाएगा आंसर। पहले सबसे पहले जूलॉजी, तो जूलॉजी का हिंदी अर्थ होता है जंतु विज्ञान। ठीक, बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी की दो शाखाएं हमने पढ़ा था हाई स्कूल में, कुछ लोग इंटर में भी हैं और पढ़ भी रहे हैं क्योंकि हाई स्कूल स्तर से। और जो हम कहते हैं कि बायोलॉजी बायोलॉजी की दो शाखाएं होती हैं, जूलॉजी और बॉटनी। तो ये देखो बायोलॉजी में लिखा हुआ है, ये देखो ये बायोलॉजी, और ये लिखा बॉटनी, तो इसका मतलब हो गया वनस्पति विज्ञान। और इसका नाम हो गया है जीव विज्ञान। इतना सा अंतर है। जीव विज्ञान के दो शाखा, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। और ये मार्फोलॉजी, हमें पढ़ा है कि मार्फो, ये देखो मार्फो मतलब ही होता है, कहता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। मार्फो, मार्फो का मीन्स अगर कहीं देखेंगे डिक्शनरी में तो पता मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। तो इस शब्द को भी आपको लाजी शब्द लिखा, हमें कोई मतलब नहीं है, ज्ञान अध्ययन भाषा के लिए होता है। ये मार्फो शब्द को पढ़े देख लो, तो मार्फोई का मतलब ही होता है MOR और PHO, मार्फो। ये मार्फो माने होता है रूप, रूप कामा आकार। देख लो ये रूप, मार्फो मतलब होता है रूप आकार। तो रूप आकार ये पूछा था, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, तो ऑप्शन बी से। कितना आसान था, केवल पढ़ना जरूर था। जूलॉजी माने जंतु विज्ञान, बॉटनी माने वनस्पति विज्ञान, और दोनों का योग कर दिया जाए तो बायोलॉजी बन जाएगी, जीव विज्ञान। अब क्या बचा है, कहता है अब हमें तो ना जंतु विज्ञान पूछ रहा है, ना जीवों के विषय में पूछ रहा है, ना वनस्पति विज्ञान, उसके आकार का अध्ययन करना चाहता है, दोनों का अध्ययन। तो मार्फोलॉजी, बहुत बढ़िया, आप अच्छा सोच रहे हो, धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तो सबसे पहले है कि मार्फोलॉजी, तो मार्फोलॉजी का मतलब होता है जीव व पादप के रूप रचना का अध्ययन, ये अध्ययन ये चाहता है। तो कहता है जीव व पादप के रूप रचना का जो अध्ययन किया जाता है, जो आकारिकी के अंतर, मार्फोलॉजी ने होता है, मार्फो माने आकार, आकारिकी देखो लिखा मैंने, रूप ये आकार देखो लिखा, आकारिकी है, तो आकारिकी के अध्ययन करना है, मार्फोलॉजी हो गया। तो एक बार दिमाग में सेट कर लिया, वन बाय सेफ्टी। कोई क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए आप, पहले देखिए क्या दिया जा रहा है। जहां से लिखा हुआ आप आती, यहीं से क्वेश्चन है आपका प्रारंभ होता है। ऊपर वाला हिंट दिया गया, ए सरपेंट हैविंग मैनी हेड, कहता है ये कोई सर्प है और उसके कई फन, हेड माने वही फन, इसको अगर देखें तो फन, क्योंकि सांप से बात की जा रही है। कहता है ए सरपेंट,
एक रेंगने वाला प्राणी था, यहाँ पर सर्प से बात की जा रही है। सर्प कहता है ए सर्पेंट, और सर्पेंट कहता है हैविंग मैनी, कहता है एक सर्प जिसके कई सर, कई फन हो। वही आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण रमना जी में और उनके फनों के ऊपर श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, तो एक सर्प के कई फन ऐसे, जैसे क्षीर सागर में विष्णु भगवान है, और कई फन उनके ऊपर, कहता है एक छाया बनाए हुए, एक अम्ब्रेला की आकृति को बनाए हुए, तो वही है हेड माने फन। कहता है इन ग्रीक मैथोलॉजी, ग्रीक पौराणिक कथाओं में, अच्छी पौराणिक कथाओं की जब बात की जाती है तो मतलब होता है एक ऐसा जिसका कोई सही प्रमाण नहीं है, लेकिन उसके विषय में लोगों की कोई मानता है, ये मैथोलॉजी, पौराणिक कोई मानता है, लेकिन वो कोई चीज प्रमाणित नहीं है, और वो चीज आज भी हमारे सामने एक कोई कथा के रूप में या फिर कहीं ना कहीं कोई एक कहानी का रूप ले लेती है। हाँ ऐसा था, वो ऐसा था, एक राजा था, फिर वो, हाँ एक ऐसा बहुत भारी प्रेत था, तो ऐसी बातें करते रहते हैं। तो ये सरपेंट हैविंग मैनी हेड्स, और कहता है कि इन ग्रीक मैथोलॉजी, तो कहता है कि कई सर्प, तो फिर लिखा, पहला लिखा था हाइड्रा, पहला आंसर लिखा हुआ हाइड्रा, फिर लिखा पैथन, फिर लिखा कोबरा, और कहता इयोप्शन। सबसे खतरनाक जो होता है सांपों में से वो होता है इयोप्शन, मतलब विशेष एक विशेष प्रकार, मतलब एक स्पेशल काइंड ऑफ सरपेंट, और जो बहुत अधिक जहरीला होता है, एक विशेष प्रकार का, विशेष प्रकार का जहरीला सांप। ये देखो सांप, ये एक विशेष इयोप्सी, सबसे जहरीला सांप यही होता है, तो एक विशेष प्रकार का जहरीला सांप हो गया। ये तो कोबरा रोज पढ़ते रहते हो, है, ये भी एक विषधर है, इसको कहेंगे विषधर, कोबरा को विषधर कहा जाता है। पाइथन, अजगर, जिसको कहा जाता है हिंदी में अजगर, बहुत बढ़िया, अच्छे से आंसर दे रहे हो, अजगर। तो कहने कि ये अजगर है जो सबसे अधिक वजन वाला और सबसे अधिक आकार में बड़ा, ये पाइथन होता है। कोबरा ज्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन हाँ विषकारी बहुत होता है, पॉइजन बहुत होता है। ये कहता है यूरोपियन, यहाँ आता है, ये एक प्रकार का है जो कोबरा से भी कहीं ज्यादा जहरीला होता है, अपने आसपास नहीं है, लेकिन कहीं अफ्रीका के ऐसे ब्राजील के जंगलों में इसका मिलता है। ये लिखा हाइड्रा, हड्रा का हाई स्कूल में जब जंतु विज्ञान आप पढ़ रहे थे, वहां पर देखा था एक विशेष प्रकार का पादप था, और जिसमें कई सर थे, ऐसे पत्तियां ऐसी सर बनते थे, ऐसे निकला करते, तो वही हड्रा बता रहा है। तो कहता है पौराणिक मान्यता के अनुसार, कहता है एक सर जिसके कई फन हो उसे क्या कहा जाता है, हाइड्रा। ऑप्शन आपका पहला सही होगा, ये हाइड्रा। इसका हिंदी में देखेंगे तो कई फनों वाला सर्पर, ये पौराणिक मान्यता के अनुसार है, ये लिखा था, ये माइथोलॉजी हाइड्रा का। ठीक है, तो इसमें कोई कठिनाई भी नहीं थी। ए सरपेंट, पहले तो एक सांप है, बड़ी बात तो यही देख लें कि कई आ, ऐसा तो नहीं सांप में तो एक ही फन वाले सब सांप हैं, कोई है, हाँ कहते कि एक पौराणिक मान्यता थी ग्रीक में, यूनानी में, और जहां का देखे थे कि कई सर्प, एक सांप के कई फन थे। तो कहता है कैसे, कहता है ऐसे ऐसे जैसे हाइड्रा नामक एक पौधा होता है पादप जगत में, उनमें जितने भी सर निकलते हैं सब ऐसे फन ऐसे निकलते हैं, फन ऐसे, उसी प्रकार के वो मान्यता के अंदर उसको ले लिया गया, तो हाइड्रा का आंसर दे दिया आपने, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, और आपको धन्यवाद भी देते चले, लेकिन याद रखें आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, और इसे शेयर जरूर कर दें अपने साथियों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में, और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको ले चल रहे हैं। देखिए यहां से पढ़ते हैं सबसे पहले, यह क्वेश्चन यहां शुरू होता है, ए वर्ड नंबर आर अदर फिगर दैट लुक्स द सेम वेन कहता ब्यूट, उसके अंदर लिखा है आर कहता रोटेट अपसाइड डाउन। ये क्वेश्चन बहुत है, ये परीक्षा में आपको 2 साल पहले आ चुका है क्वेश्चन, ये आपके यहाँ लगाओ इसका दिमाग, देखें कहां पे आप पहुंच पाते हो, सोचिए इसे।
ए वर्ड नंबर अथवा अदर फिगर, कहता है एक कोई शब्द है अथवा कोई एक संख्या है, कहता है अथवा कहता है अदर फिगर अथवा अन्य कोई भी ऐसी कोई वस्तु आकृति, कहता है दैट लुक्स द सेम, कहता है बराबर वैसी ही दिखाई देती है व्हेन व्यूड, जब उसे देखा जाता है अपसाइड डाउन, बदल करके, जब उसे, ये अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है, जब किसी शब्द को, इनमें देखो ऑप्शन 2 ए सी और डी दिए गए हैं, बहुत ही मिलते जुलते ऑप्शन है, और एनेग्राम और एमिग्राम, एने डिप्लोसिस का कोई खास बात नहीं है, एने डिप्लोसिस तो देख लो, पंक्ति का अंतिम शब्द जिससे, पंक्ति का अंतिम शब्द जिससे नया वाक्य बनता है, ये होता है एने डिप्लोसिस। जैसे बता दें भैया ऐसा है, हमने एक बात लिखी है, जैसे कहा जाए कि लव इज ब्यूटी, BEAUTY, हमने लिख दिया है कि लव इज ब्यूटी, कहता है प्रेम ही सौंदर्य है, और अंतिम शब्द इस पंक्ति का वाक्य का क्या था, ब्यूटी था, और मैंने क्या किया, काला इसी ब्यूटी को उठा दिया, लिखा दिया कि BEAUTY, ब्यूटी, और लगा दिया इज ग्लोरी, GLORY, बात समझ गए। तो यही लिखा है, कहता है एने डिप्लोसी मतलब पंक्ति का अंतिम शब्द जिससे नया वाक्य बनता है, तो लव इज ब्यूटी एक सेंटेंस था, इसका अंतिम शब्द ब्यूटी था, ब्यूटी से ही मुझे एक वाक्य बनाना था, तो ब्यूटी इज ग्लोरी ये बन, जैसे कुछ कहते हैं और दूसरा बना दें, कहता है कि लव इज लाइफ, ठीक है, फिर यही लाइफ जो मिल गया उसी वाक्य बनाना मुझे, कहता है कि लाइफ इज लाइट, LIGHT, कहता है जीवन ही तो प्रकाश है, तो लाइफ इज लाइट, नहीं लव इज लाइफ, कहता है लव इज लाइफ, अंतिम शब्द लिखा था लाइफ, ये तो इसी से मैंने दूसरा भाग बना दिया, बस यही बात हो गई, इसी को कहते हैं एनाडिप्लोसिस। बात समझ आ गई होगी, एनाडिप्लोसिस में क्या होता है, कहता है पंक्ति का अंतिम शब्द जिससे नया वाक्य बनता है, एनाडिप्लोसिस कहलाता है, तो इधर लव इज ब्यूटी, और इस वाक्य का अंतिम शब्द कौन सा है, ब्यूटी है, और ब्यूटी से ही मुझे वाक्य बनाना था, तो कहता है ब्यूटी इज ग्लोरी, तो ये बन गया। अब आगे बनाएंगे तो ग्लोरी से बनाएंगे ऐसे। दूसरा हमने बता समझाया आपको, लव इज लाइफ, कहता है प्रेमी तो जीवन है, हाँ, तो फिर कहता है वही लाइफ, फिर कहता है लाइफ क्या, लाइफ इज लाइफ, जीवन ही तो प्रकाश है, कहता है जहाँ ज्ञान है वहीं लाइफ है, वहीं जीवन है प्रकाश है, तो ये लाइफ से बन गया, यही लाइफ, यही आपको एने डिप्लोसिस कहलाता है। ये फिर तो ये शब्द हो गया, समझ आ गया। ये कहता है एलिटरेशन, एलिटरेशन होता है हिंदी में पढ़े तो अनुप्रास, अनुप्रास, इसका अनुप्रास, पहले वाला अनुप्रास होता है कि रेपिटेशन ऑफ लेटर, रेपिटेशन ऑफ लेटर, जैसे कि हम लोग हिंदी में पढ़े थे, मोदित महिपत मंदिर आए, हिंदी समझ लो, अंग्रेजी को समझने के लिए कोई कठिन नहीं चीज है, मैं आपको बहुत समझा दूंगा, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी। चलिए अनुप्रास, तो जैसे हिंदी में कहा जाता, मुदित महीपति मंदिर आए, ये तो आपने पढ़ा था, तो देखो शब्द का पहला वर्ण वही दूसरे वर्ण से शब्द के, और वही तीसरे शब्द के पहला, तो माँ का यहाँ पर पुनरावृत्ति, ये देखो ये यही अनुप्रास, जब किसी, हम यही पे कहते हैं हेल्दी हैवी हाइट सो माई, ये लिखा हेल्दी, हेल्दी हैवी हाइट सो माइट,
तो यहाँ पर देखो एच, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एच, फिर एच लिखा हुआ है, फिर एच लिखा हुआ है, यही आपका एलिटरेशन है, यही अनुपात, यही अनुपात आ जाता है। बात समझ आ गई? तो कहता है कि हेल्दी हैवी हाइट सोमाइट, कहता है जो व्यक्ति कहता है स्वस्थ है, कहता है कि वो अपने आप में, हैवी माने भारी, कहता है वो अपने आप में ही उपयुक्त है। हाइट, हाइट माने ऊंचाई नहीं, कहता है वो व्यक्ति ही उतना उन्नतशील है। तो हेल्दी हैवी हाइट सोमाइट, ये आपको अनुप्रास हो गया। चलिए इसको भी देख, मैंने समझाने के लिए लिख दिया। फिर कहता है एनेग्राम, फिर लिखाता है एम्बीग्राम। एनेग्राम, एनेग्राम होता है कि एक शब्द और कहता है जिसका निर्माण, कहता है एनेग्राम, एक शब्द जिसका निर्माण जो है कैसे किया गया हो, वर्ण, वर्ण का लेटर, एक शब्द जिसका निर्माण लेटर को बदलने पर, और कहता है नया शब्द बने। कहता है एक शब्द जिसका निर्माण, कहता है कि उसके लेटर को बदलने पर नया शब्द बन जाए, तो कहता है वो एनेग्राम होगा। तो जैसे एनेग्राम देख लो, जैसे कहीं लिखा हुआ है PEARL, पर्ल, क्या इसका बन सकता है? नहीं बनेगा। तो जैसे ये दो शब्द बता दें, ठीक वाला गलत लिखा हुआ है, पील, और पील को बदल करके लिख सकते हैं तो लीप हो जाएगा, LEAP, ये देखो लीप, ये देखो यही शब्द है। कहता है एक शब्द जिसका निर्माण लेटर को बदलने पर नया शब्द बन जाए, तो हमने लेटर कहा पील लिखा हुआ था, लेटर को बदल दिया, ये लीप हो गया, ऐसे बन जाता है। जैसे मूड, जैसे लिखा हुआ था मूड है, हमने बदला लेटर तो भी बन गया डूम, DOOM, देखो डूम बन गया, देखो मूड का डूम, ये हिंतक, ये मूड भाव था, वो हिंतम चला गया। तो कहने मतलब ऐसा एक शब्द जिसका निर्माण लेटर को बदलने से नया शब्द बन जाए, वही एनेग्राम कहलाता है। ये है डिफरेंट। अब देखिए एम्बीग्राम, एम्बीग्राम का हिंदी देख लो। कहता है कि शब्द के अक्षरों को बदलने बदलने पर वही शब्द बना रहे, ये कहता है। कहता है शब्द के अक्षरों को बदल, लेकिन वो शब्द वही बना रहता है, अर्थ तो वही बना रहता है। जैसे वही एम्बीग्राम, इसी को नाम होता है एम्बीग्राम। अक्षरों के बदलने पर कहता है वही शब्द वही अर्थ बना रहता है। जैसे देख लो इसका अर्थ होगा, जैसे नून है, ये देखो नून लिखा हुआ है, और नून को बदल के देखो, तो देखो हमने नून लिखा था, इसको बदल यहाँ लिख दिया, तो देखो ये नून, चाहे तरफ से पढ़ो तो नून ही होगा, चाहे सीधे से पढ़ो चाहे उल्टे से पढ़ा के पढ़ो तो नून, उल्टे से पढ़ा तो भी नून, इधर से पढ़ा तो भी नून, यही एपिग्राम। अब देखो, अब उसमें ऑप्शन क्या कहता है, अप साइड डाउन, कहता है कि उसको शब्द को कहता है पहले हमने सीधा, अब कहता है पीछे से मैंने पढ़ा, जब पीछे से शब्द को जब मैंने पढ़ा तो कहता है वो वैसा ही, जो लिखा लुक द सेम, ये लुक द सेम, वैसा ही शब्द बना रहा। और जब हमने उसको उल्टा पढ़ा, नून को हमने पढ़ा उल्टा करके, ये नून था तो ये डबल, बस यही देखा, यही एम्बिग्राम, ऑप्शन डी से, ये ऑप्शन डी था, इस तरीके से लिखना था एम्बिग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक पढ़िए आप, यहाँ से देखिए आंसर क्या देते हैं आप, विचार करो। जैसे हम लोग ये परीक्षा में बैठे हो, ये क्वेश्चन परीक्षा का आया हुआ है, और ध्यान रखो, पढ़ो।
कहता है वन हु ब्रिंग्स ए लीगल एक्शन, कहता है ये व्यक्ति जो, कहता है कोई वैधानिक कार्रवाई करता है, कहता है अगेंस्ट समवन और इन कोर्ट, कहता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के विरुद्ध में कोई वैधानिक कानूनी कोई कार्रवाई करता है। तो कानूनी कार्रवाई करने के लिए किसी कोर्ट में जाता है तो उसके लिए हमको एक शब्द चाहिए। तो सबसे पहले हमें साफ जो विकल्प दिए गए हैं उन विकल्प के मुझे जब अर्थ आ जाएंगे तो हम ही पता लगा पाएंगे, अन्यथा मुझे पता लगाना कठिन होगा। तो पहले लिखा है सैंक्टिमोनियस, सैंक्टिमोनियस होता है पाखंडी। अगर क्या देखिए अंग्रेजी में, कहता है वन हुई इज्यूम्स, कहता है कि वन हुई इज्यूम्स ए शेप ऑफ ए सैंक्शन पर्सन, कहता है एक ऐसा व्यक्ति जो पवित्रता का रूप धारण कर लेता है लेकिन होता नहीं, ऐसा पाखंडी कहा जाता है। ये कहता है कि न्यूमिस्मेटिक शब्द पीछे अभी पहले वाला में आया था, ये न्यूमिस्मेटिक आता है मुद्रा शास्त्र, ये मुद्रा शास्त्र की बात है, न्यूमिस्मेटिक मुद्रा शास्त्र। ये कहता है प्रैग्मेटिस्ट, प्रैग्मेटिस्ट माने होता है अभिमानी, अभिमानी, किसी को कह दें कि दम्भी भी होता है। ये लिखा प्लेंटिव, इसका मतलब होता है अभियोगी, अभियोगी, ये देखो लिखा होगा। देखो विचार करके कौन सा ऑप्शन सही होगा, जब हिंदी मालूम होगी तभी आप कुछ निकाल पाओगे। सैंक्टिमोनियस कहता है ये पर्सन हु ऑलवेज शोज द एक्शन ऑफ द गुड पर्सनालिटी मैनर एंड कैरेक्टर बट ही इज नॉट सो दैट इज सिम्स, कहता है एक व्यक्ति जो कहता है दिखता जो है लेकिन वैसा करता नहीं है, ना ऐसा कुछ वो ना ऐसा कुछ उसके अंदर होता है, तो दिखावे वाला व्यक्ति होता है, वही पाखंडी लिखा हुआ है। न्यूमिस्मेटिक माने मुद्रा शास्त्र होता है, मुद्रा का अध्ययन किया जाता है इसमें। प्रैग्मेटिस्ट माने अभिमान या दम्भी होता है। प्लेंटिव माने होता है अभियोगी, क्योंकि आता है लीगल एक्शन अगेंस्ट, तो कहता है वैधानिक कोई का इन द कोर्ट, तो कोर्ट देखो ये लिखा अभियोगी होगा, तो कोर्ट ऑप्शन आपका डी लग गया, ऑप्शन सी, ये प्लेंटिव होता है। कितना बढ़िया ऑप्शन था आपके लिए। चलिए इसी की श्रृंखला में कल हम फिर जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, हमें 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ लेते हो पूरे मन से, तो मैं वादा करता हूं जो परीक्षा आपकी होगी, तो भले 50 जो क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हूं पहले सीरीज में, वो 50 क्वेश्चन आपके पीछे परीक्षाओं के आए हुए क्वेश्चन है, वो मैं आपको हल करा रहा हूं। वो एमटीएस के, लोअर सीजीएल के, सीजीएल के, वो सब एग्जाम के पीछे हैं। धोखा ना करें कि मैं पढ़ा रहा हूं तो ऐसे ही, मैं ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं विधिवत उसी पढ़ा रहा हूं जो परीक्षा में जैसे क्वेश्चन आए थे मैंने उसका प्रयत्न करा रहा हूं, और इसके बाद में मैं वो अध्ययन कराऊंगा जो आगे परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे, और तब तक मेरे साथ बने रहें, आप जुड़े रहें, हमारे वीडियो को शेयर करना मत भूलें और सब्सक्राइब मत करना भूलें। मैं आपके लिए एक दिन चमत्कार अंग्रेजी का दिखा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।